सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। और आज का भी हमारा वही जो रोज़ रूटीन में चल रहा है प्रैक्टिस उत्तराखंड होम साइंस का है। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूँगी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि होम साइंस का प्रैक्टिस सभी के लिए है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अगर अच्छा लगता है आपको लगता है तो चैनल को शेयर करना, और आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन हमारा 1 है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ए है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में। बी है निर्देशन के प्रयोजन हेतु। सी है चयन करने के प्रयोजन हेतु। डी है उपर्युक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षणों का जो प्रयोग किया जाता है भाई, क्यों किया जाता है भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ये सभी होगा, ठीक है। जो बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है विद्यालय में छात्रों के समूह को मतलब उनके बंटवारे या विभाजन के लिए भी किया जाता है। निर्देशन के प्रयोजन है तो जो आप गाइड कर रहे हो उन लोगों का, उसका प्रयोग सही से हो पाए, क्योंकि आप जानते हो एक क्लास में सभी बच्चे एक आईक्यू लेवल के नहीं होते हैं। और चयन करने के प्रयोजन हेतु कि कौन सा बच्चा कौन सा काम सही तरीके से कर सकता है, कौन सी लाइन में कौन सा बच्चा सही तरीके से अपना परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर तो हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, जो बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाते हैं तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट बता दे रहे हैं। एक तत्व सिद्धांत पूछा जाता है, ठीक है, एक जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। एक तत्व सिद्धांत किसका है अगर पूछा जाए तो ये बीने का है। बीने का कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। द्वि तत्व सिद्धांत किसका है पूछा जाए, द्वि तत्व सिद्धांत किसका है तो ये आपका स्पीयरमैन का है। स्पीयरमैन का है क्योंकि बुद्धि से क्वेश्चन है तो आपको ये सिद्धांत पता होने चाहिए। थॉर्नडाइक का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो कौन सा है? बहुतत्व सिद्धांत, और ये शायद अभी कल परसों हमने क्लास में बात भी की है। तो ये बहुतत्व सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, ध्यान रखिएगा। मतलब कौन सी वाली है ये? थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत है। एक तत्व सिद्धांत बिने का है, द्वितत्व स्पीयरमैन का है, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, ठीक है। और एक और आपसे पूछा जाता है गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड का सिद्धांत पूछा जाता है, कौन सा है? याद कर रख लेना इसको भी। गिलफोर्ड का है तो बहुत सारे, आपके बर्ट का है, बर्नर का भी बुद्धि सिद्धांत है, थॉमसन का भी है, प्रतिदर्श सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। बीएड अगर आपने ढंग से किया है तो आपने ये सारे सिद्धांत जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? त्रिआयाम सिद्धांत। ये जरूर याद कर लेना, ये सिद्धांत पूछे जाते हैं। त्रिआयाम सिद्धांत ये किसके सिद्धांत है? बुद्धि से संबंधित है, और ये इनके सिद्धांत को देने वाले प्रतिपादक लोग हैं। गिलफोर्ड ने त्रिआयाम सिद्धांत दिया है, एक तत्व सिद्धांत बिने ने दिया है, द्वैतत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है, और बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? उद्दीपन, ठीक है। उद्दीपन एक वह शब्द होता है जो किसी को किसी क्रिया के लिए क्या करता है? उत्साहित करता है या प्रोत्साहित करता है, ठीक है। उद्दीपन को आप इससे स्टिमुलेट करता है कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? कि मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के सामने इस चीज़ को प्रेजेंट करोगे तो वो कुछ सीखने के लिए, कोई कौशल को मतलब विकसित करने के लिए मतलब यहाँ पर उद्दीपित होगा या फिर स्टिमुलेट होगा। ऐसा कौन सा तत्व नहीं है? ए है विन्यास प्रेरण, बी है संचलन, सी है हाव भाव, डी है वाक स्वरूप परिवर्तन। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। विन्यास प्रेरणा जो है, विन्यास प्रेरण यहाँ पर आंसर सही होगा। संचालन भी जरूरी है भाई, कोई चीज़ किसी काम का आप संचालन कर रहे हो, हाव भाव दे रहे हो, शब्दों से आप उसको या कोई उसका स्वरूप परिवर्तित करके आप दिखा रहे हो तो व्यक्ति बच्चा है प्रेरित होगा। लेकिन विन्यास प्रेरण यहाँ पर आंसर होगा, जो कि विन्यास प्रेरण से क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी की भी स्टिमुलेशन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बताते समय या यहाँ पर होगा बनाते समय ध्यान में क्या रखता है? कोई शिक्षक है
वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, लर्निंग को मतलब लर्निंग के डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं, विकसित करने के लिए कि लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए, तो उसको जब वो प्लानिंग कर रहा है पढ़ाने की, तो क्या चीज़ ध्यान रखेगा, क्या निर्मित उद्देश्य का ध्यान रखेगा या मानव एवं भौतिक संसाधन का ध्यान रखेगा। सी है ए बा बी दोनों, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, कोई भी शिक्षक है जब वह पढ़ाने के लिए कक्षा में आता है तो उससे पहले उसके कुछ ना कुछ जो पाठ्यक्रम होता है हर क्लास का, ठीक है, सिलेबस होता है, कोई कुछ ना कुछ करिकुलम होता है ना, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति से के लिए भी करता है, ठीक है, जो उद्देश्य निर्मित किए हैं उसकी प्राप्ति हो सके। और दूसरा क्या है, मानव एवं भौतिक संसाधन, मतलब जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना जिससे लर्निंग प्रक्रिया और अच्छी हो जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करते हैं, तो भौतिक संसाधन है ये, जिस चीज़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, वो क्या है आपके मतलब भौतिक चीज़ें हैं। और मानवीय संसाधन जो हमारा जो कौशल है, किसी शिक्षक का कौशल है, वो चीज़ हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सी आंसर जाएगा, ए भाभी दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे। ये क्वेश्चन सच्ची मैं अगर मन से बताऊं, इस चीज़ को पढ़े मुझे एक लंबा समय हो गया है, लेकिन मैंने क्योंकि बीएड बहुत अच्छे से किया था, और ये सच है कि मैंने जब टेट सीटेट दिया था और बहुत अच्छे नंबर से मेरा टेट सीटेट है, तो मैंने सीटेट में फर्स्ट टाइम मेरे साथ एक मिस्टेक हो गई, मैंने सीरीज गलत सॉल्व कर दी, क्योंकि मैंने संस्कृत लैंग्वेज भर रखा था और 2 लैंग्वेज थी उसमें, और मैंने धोखे से दूसरी सीरीज सॉल्व कर दी, जिस वजह से मेरा सीटेट क्लियर नहीं हुआ, अन्यथा मेरा टेट सीटेट दोनों पहली बार में ही क्लियर हो जाता। तब हमने बीएड किया था और तुरंत ही हमने इसके पेपर दिए थे। तो मतलब क्या हुआ, मुझे ये चीज़ मेरी पकड़, आपको पता है मेरे 29 नंबर हैं किसमें, हिंदी में टेट सी टेट में 29 ही हैं सच में। मतलब ये आप कह सकते हो ना, एक कहते हैं ना, मतलब एक शब्द यूज़ किया जाता है, अभी नहीं आ रहा है, 29 साइकोलॉजी और 29 हिंदी, दोनों में सी टेट और टेट में मेरे 29, मतलब एक नंबर पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन ये बड़ी अजीब बात थी कि दोनों में 29 नंबर मुझे दोनों सब्जेक्ट में मिले, मात्र 2 नंबर मेरे यहाँ से गायब हुए, एक नंबर हिंदी का, एक साइकोलॉजी का। तो मेरे इतने अच्छे नंबर थे, और सब बीएड का ही नोट्स था, मैंने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की थी, क्योंकि भाई बच्ची छोटी थी और फैमिली में, चलो अब वो बातें छोड़ो, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे थे, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन आपको डेवलप करना है, विकसित करना है, तो आप क्या करोगे, उनको उत्तरदायित्व देकर, बी है अच्छे चरित्र के नियम बताकर, सी है दंड देकर, डी है नियमों का पालन करके। तो आप उनका क्या करोगे भाई, यहाँ पर उन्हें उत्तरदायित्व सौंपोगे आप, ठीक है। अब आप शिक्षक हो तो आप नियमों का पालन, मतलब स्कूल में कितनी देर बच्चा आपके सामने रहेगा, हाँ ये आंसर सही हो सकता है, ठीक है। और नियम बताकर तो हम लोग भाषण या लेक्चर कह सकते हैं हमेशा देते ही रहते हैं, तो उनका इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप जब उन्हें उत्तरदायित्व देते हो कि बेटा ये काम आपको करना है, जब वो सिचुएशन में जाते हैं, वह कंडीशन से गुजरते हैं, तो बहुत सारे वो फैसले खुद लेना सीख जाते हैं, वो अनुशासन सीख जाते हैं, वो अपने काम को सही समय पर करना सब कुछ सीख जाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, और सी तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाँ ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षक अभियोग्यता से तात्पर्य क्या है ये बताना है। ए है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, बी है शिक्षक बनने की इच्छा रखना, सी है शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, डी है छात्रों से अच्छा मेलजोल। आप शिक्षक अभियोग्यता के विषय में यहाँ पर आंसर देने जा रहे हैं, इस वजह से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। शिक्षक अभियोग्यता से तात्पर्य क्या है, शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण होना आपका, शिक्षक बनने की इच्छा आपकी होनी चाहिए, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना चाहिए, या फिर टी है छात्रों से अच्छा मेलजोल। देखो अगर आप व्यवहारिक तौर पर देखोगे तो सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई, आप टीचर हो तो उसके प्रति आपका समर्पण भी होना चाहिए, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे होता नहीं, माँ बाप के कहने से आप किसी डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप के कहने से आप टीचर बन गए, ठीक है। तो इच्छा आपकी भी होनी चाहिए, और छात्रों के साथ भाई मतलब मेलजोल भी बहुत ज़रूरी है,
है ना। लेकिन क्योंकि हमें एक आंसर ढूंढना और अच्छा ढूंढना है, तो हमें शिक्षक अभियोग्यता के अंतर्गत शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखनी है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है ना एक टीचर का, वो यहाँ पर आ जाएगा, तो उसमें ये तीनों ही आ जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि यहाँ पर सभी शब्द यूज हो गया, तो मतलब ये सभी आ गए। तो शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना शिक्षक अभियोग्यता का एक महत्वपूर्ण तात्पर्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है। किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों की बात हो रही है, ठीक है, आंतरिक मनोभाव की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सी सर्वोत्तम मतलब प्रविधि यहाँ पर होगी। प्रश्नावली का यूज़ करें या साक्षात्कार करें, समाज नीति का प्रयोग करें, या डी है प्रत्यारोपण विधि का यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल सही, प्रत्यारोपण विधि का आप प्रयोग करोगे। किसकी बात हो रही है, आंतरिक मनोभावों की बात हो रही है, ठीक है। प्रश्नावली में हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हम भरने को देते हैं किसी व्यक्ति को और उस हिसाब से उसकी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है। साक्षात्कार में भी हम सामने बैठकर इंटरव्यू लेते हैं, और समाज नीति क्या होती है, सोशियोमेट्री इसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। ऑप्शन देखिए, अवबोध, बी है अनुप्रयोग, सी है विश्लेषण, डी है संश्लेषण। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियाँ, क्वेश्चन को पढ़िए, वास्तविक परिस्थितियों में समझने में आपको किसी बच्चे को सक्षम बनाना है। तो आप क्या अपबोध एक तरीके की किसी चीज़ को मतलब रिमाइंड करना, जैसे याद करना, कोई भी चीज़ है उस, तो हम कहते हैं अपबोध करना उस चीज़ का। अनुप्रयोग, विश्लेषण, किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, जैसे कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो विश्लेषित करना। संश्लेषित, फिर उनको हम जोड़ कर बताते हैं कि ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुप्रयोग कर रहे हैं भाई, वास्तविक परिस्थिति में किसी पुरानी कंडीशन को आप लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ का आप प्रयोग कर रहे हो, अनुप्रयोग आंसर होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ए है श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी देखेंगे, बी है कक्ष की लंबाई देखेंगे, सी है श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य की दूरी देखेंगे, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे सटीक आंसर आपको एक ही दिख रहा होगा, वो होगा ए ऑप्शन। श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी हम पहले देखेंगे कि श्यामपट्ट से विद्यार्थी कितने दूर हैं, और उनमें भी हम इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है, कोई बच्चा जिसको कम दिखता हो, दूर से देखने में दिक्कत हो, तो उनको आप आगे बिठा लेंगे। तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई कक्ष की लंबाई से क्या मतलब है, भाई 2 बीघे में आप एक रूम बना दो, बच्चा तो आप बोर्ड के आसपास ही बिठा लोगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा। और श्यामपट्ट तथा शिक्षक के मध्य की दूरी, मतलब श्यामपट्ट पे शिक्षक तो वहीं पर लिखेगा खड़े होकर, कोई मतलब क्लास से बाहर तो चला नहीं जाएगा, या फिर पीछे सीट के तो खड़ा नहीं होगा जाके, जहाँ पर बोर्ड होगा वहीं लिखेगा, श्यामपट्ट होगा वहीं पर लिखेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि हमें बच्चे को दिखाना है। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है। ए है समायोजन करना, बी है उन्मुखीकरण करना, सी है संवेगों का विकास करना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, निर्देश गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम समायोजन करने की भी थोड़ी बहुत बात करते हैं और उसका उन्मुखीकरण भी करते हैं, लेकिन संवेगों का विकास हम संवेगात्मक विकास में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये निर्देशन एवं परामर्श का कोई अंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर अंग पूछा है जो कि नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता। ए है समस्या का चयन, और लेकिन यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान में ये पद सम्मिलित नहीं होता, लेकिन और आप कोई भी रिसर्च के स्टेप पढ़ोगे वहाँ पर ये पद जरूर सम्मिलित होता है। ए है समस्या का चयन करना, बी है परिणामों का सामान्यीकरण करना, सी है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, डी है समस्या को दूर करने के लिए योजना का निर्माण करना। तो हम जब भी क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च कहते हैं,
देखो, एक्शन रिसर्च हम जब करते हैं जब हमें तुरंत किसी समस्या का समाधान चाहिए होता है, खासतौर से स्कूल में किसी बच्चे से संबंधित कोई समस्या हो और उस पर हमें कोई रिजल्ट चाहिए हो, तो हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं वहाँ पर, फिर हमें जो समस्या पता होती है उनसे संबंधित हम परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं और फिर हम उसको दूर करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन छूटेगा। परिणामों का सामान्यीकरण हम जो और टाइप की रिसर्च होती है उनमें तो करते हैं, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में ये वाला स्टेप जो है फॉलो नहीं करा जाता, इसलिए बी यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है, वह है ए है चिंता ना होना, बी है अत्यधिक चिंता होना, सी है सामान्य चिंता, या बी यहाँ पर डी होगा अधिगम सीखना तथा चिंता से कोई संबंध नहीं है। अधिगम सीखना मतलब अधिगम और सीखना बात एक ही है ना। लर्निंग का चिंता से कोई संबंध नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये होगा अधिगम जो है सीखना जो है उसका चिंता से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर चिंता का वह स्तर कौन सा है भाई बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारे हिसाब से सही होगा। अच्छा सी सही है, सामान्य चिंता। सामान्य चिंता, चलो आयोग के हिसाब से सी ऑप्शन सही है, सामान्य चिंता। चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है अच्छा हाँ ठीक तो है। चिंता ना होना, मान लो कोई भी चीज़ है आपको सीखनी है और उस विषय में आपको चिंता नहीं है कोई, ठीक है, कि मतलब आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं आपको। ठीक है, और एक होता है कि अत्यधिक इतनी चिंता कर ली है कि बस चिंता में ही डूबे जा रहे हैं, काम कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ सामान्य चिंता होगा। देखो कोई भी काम हमें करना है तो उसकी थोड़ी चिंता हमें होनी चाहिए, तभी हम उसके लिए सीखने को प्रोत्साहित होंगे। ठीक है, और अन्यथा हम उसके लिए सीखने के लिए कतई मतलब प्रोत्साहित नहीं होंगे। ठीक है, और बिल्कुल चिंता नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता ले लोगे तो क्या है, फिर तो आप बीमार हो जाओगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37 है, दल शिक्षण में दल है ए है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, बी है छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, सी है अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप लोग इसका आंसर दोगे कौन सा, सी वाला, लेकिन इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, दल शिक्षण में होता क्या है, जो टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उन्हीं का एक दल होता है और ये शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन स्टेप बाय स्टेप मतलब आपस में मिलजुल कर करते हैं। ठीक है, शिक्षकों का ये दल होता है। ठीक है, दल शिक्षण में ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व के गुण होते हैं। ए है परंपरावादी एवं सामाजिक, बी है शांति प्रिय एवं एकांत प्रिय, सी है जोशीले एवं क्रोधी, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन आपका बना है, जो क्रैशमर का वर्गीकरण है, क्रैशमर का जो वर्गीकरण है उसका प्रश्न मुझे लग रहा है, क्योंकि जो व्यक्तित्व है इसको कई लोगों ने बांटा है, जैसे जुंग ने भी बांटा है आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में, ठीक है, और उभयमुखी में 3 में बांटा है। इसी तरीके से क्रैशमर ने भी बांटा है, इन्होंने 4 में बांटा है। ठीक है, 4 तरीके में बांटा था। एक था इनका गोल मटोल, जिसे पिकनिक कहा था इन्होंने, गोल मटोल था जिसे पिकनिक कहा था, मटोल जिसे इन्होंने पिकनिक कहा, और दूसरा था सुडौल। ठीक है, सुडौल जिसे ये एथनिक कहते हैं, एथलेटिक कहते हैं, एथलेटिक, सुडौल को इन्होंने एथलेटिक कहा है, सुडौल को क्या कहा, एथलेटिक कहा इन्होंने। ठीक है, सुडौल को एथलेटिक कहा। और दुबले पतले, तो जो दुबले पतले हैं यही वाला होगा इसका आंसर, एस्थेनिक जिसे बोला इन्होंने, जोशीले एवं क्रोधी होते हैं ये। ठीक है, ये जोशीले होते हैं, क्रोधी होते हैं, भावुक होते हैं, शर्मीले होते हैं और ये अंतर्मुखी भी होते हैं। ठीक है, ये एस्थेनिक होंगे। ठीक है, एस्थेनिक वाले होंगे जो दुबले पतले होते हैं। ठीक है, किसका, क्रैशमर का वर्गीकरण से ये प्रश्न बना है। और तो आपको हम जब प्रैक्टिस कराएंगे तो व्यक्तित्व के भी प्रश्न करा देंगे। व्यक्तित्व को कई तरीके से कई लोगों ने बांटा है और ये आपसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, तो इसको हम करा देंगे। और चौथा प्रकार एक इनका और था जो मिश्रित प्रकार का था, इन्हीं का क्रैशमर का। ठीक है, जिसे इन्होंने डिस्प्लास्टिक कहा। तो ये 4 तरीके का क्रैशमर का वर्गीकरण है। बकाया एंडोमार्फिक है, मीसोमार्फिक है, एक्टोमार्फिक है, ये भी आपने पढ़े होंगे शरीर रचना, ये सेल्डन के अनुसार है। ठीक है, तो सबने अलग अलग वर्गीकरण दिया है। ओके, तो बढ़ते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षण व्यूह रचना है,
ए है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, बी है शिक्षण की विधि, सी है कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण व्यूह रचना क्या है भाई, बताइए। उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है, शिक्षण की विधि है, या फिर कक्षा में अतिरिक्त क्रिया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है ज्ञात से अज्ञात की ओर एक। ए है शिक्षण विधि है, शिक्षण सूत्र है, सी है शिक्षण तकनीक है, डी है शिक्षण युक्ति है। देखो ये आंसर है शिक्षण सूत्र का, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है ना, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये सारे जो हैं ये सूत्र होते हैं, लर्निंग के, टीचिंग के ये सूत्र हैं। तो ये टोटल 12 तरीके के सूत्र आपके माने जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है किशोरावस्था में खाने संबंधी विकार जिसे स्वयं की गई निहारिता लक्षण कहलाता है। स्वयं की गई निहारिता, निराहारिता का मतलब होता है कि हम होते हैं नहीं जब कुछ खाते नहीं है। ठीक है, निराहारिता की गई का लक्षण क्या कहलाता है? बुलिमिया कहलाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है, ओबेसिटी कहलाता है, या फिर ओवरवेट कहलाता है। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्चुअली में होता क्या है, एक भूख से ग्रस्त एक रोग है। ठीक है, भूख से ग्रस्त एक रोग है। जैसे कि क्या होता है, कई बार ऐसी कंडीशन होती हैं, गरीबी हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं जब व्यक्ति को सही से खाने को नहीं मिलता है, तो उनकी खाने की प्रति अरुचि भी पैदा हो जाती है। ठीक है, उनको मतलब बहुत, आप देखते हो कि जिन बच्चों को चीज़ें मिलती रहती हैं खाने को, वो कहीं भी जाएंगे, कहीं रिलेशन में जाएंगे तो वो बहुत जल्दी मतलब चीज़ को खाने लगते हैं। भले ही हमें संकोच लगता है देख के कि बताओ ये ऐसे टूट पड़े खाने को हमें, लेकिन वो बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं खाने को लेकर, क्योंकि उन्हें मिलती रहती हैं चीज़ें तो उनका मन करता है। लेकिन वहीं पर वो बच्चे जिन्हें चीज़ें कम मिलती हैं खाने को, उनके सामने आप कितनी भी चीज़ें ला के रखना, वो कहीं रिश्तेदारी में जाएंगे तो वो शर्माएंगे, वो खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो होता है अट्रैक्शन भी कम हो जाता है खाने को लेकर। तो ये एक ऐसे ही तरीके का विकार है जिसमें क्या होती है, अरुचि हो जाती है खाने को लेकर, जो खाना होता है उसको लेकर अरुचि हो जाती है, जिससे उसे ना भूख महसूस होती है। तो ये भूख से ही समस्या शुरू होती है कि भूख की यहाँ पर क्या होती है, कमी होने लगती है। ठीक है, जब भूख की कमी होने लगती है, आदमी का खाने का मन नहीं करता है कोई भी चीज़, तो उसे बहुत सारी चीज़ें, चाहे हार्ट के आसपास जलन होना, सूखी डकारें आना, खून की कमी होना, ज़्यादा प्यास लगना, पोषक तत्वों की कमी होना, हार्मोन्स अनियमित हो जाते हैं, मासिक धर्म पर प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट ओवरऑल उसकी कंडीशन यहाँ पर ख़राब होने लगती है। ठीक है, पेट का साफ ना होना, जब सही से कुछ खाएगा नहीं तो मोशन नहीं आता है, तो और सारी समस्याएं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने, जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर लड़की में हैं, ये दिक्कत ज़्यादातर किशोरियों में ही होती है। ठीक है, तो लड़कियों में मतलब किशोर महिलाओं में ही ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो उनमें तो आप जानते हो और भी मासिक चक्र जैसी समस्याएं जो बंद हो जाता है, सही टाइम पे नहीं होता है, बाल झड़ने लगते हैं, ये सारी समस्याएं इसमें होती हैं, दिल का दौरा पड़ना, इतनी जो भी आपको समस्या मिले, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो एनोरेक्सिया नर्वोसा में हो नहीं जाती है। ये मैं बना के नहीं बता रही हूँ, मैंने पढ़ा हुआ है, वो भी किसने पढ़ा है, ये आपकी जो मैंने SCERT की बुक से क्वेश्चन कराए थे तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, बकाया बात करें कि बुलिमिया क्या है। जो बुलिमिया है ना, इसकी खोज की बात करें, इस विषय में मतलब इसके संबंध में बताया किसने था, तो बुलिमिया के विषय में बताया था गेरोल्ड रसेल ने। ठीक है, एक महोदय थे, ये गेरोल्ड रसेल कहाँ के रहने वाले थे, अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, गेरोल्ड रसेल इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने इसके विषय में बताया था, कब बताया था, 1979 में बताया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश के ये रहने वाले थे, तो इन्होंने सबसे पहले इसको बताया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में खाना खाने की आदत होती है व्यक्ति को, मतलब उसे रियलाइज़ नहीं होगा, वो खाता रहेगा, लेकिन वो क्या करता है, फिर उसको वॉमिट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, उसकी वॉमिट कर देता है, खाता रहेगा लेकिन उसको बाद में खुद ही कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मेरे शरीर का वजन ना बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें वजन बढ़ने की समस्या को लेकर वो इतना ज़्यादा मेंटली उसमें हो जाता है कि वो खुद ही उल्टी वगैरह कर देता है, वॉमिट वगैरह कर देता है। तो ये विकार होता है। ठीक है, ये प्रकार पूछा जाए एनोरेक्सिया नर्वोसा का, तो ये लगभग 2 प्रकार का माना जाता है। मुख्यतः इसको 2 प्रकार का ही बताया गया है। एक होता है आपका पुरजिंग प्रकार का नर्वोसा। ठीक है, सॉरी बुलिमिया की बात कर रही हूँ, नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों को ऐसे ही बोला जाता है, इसमें भी नर्वोसा आप लगा सकते हो।
ठीक है, इसमें भी नर्वोसा आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो ब्लूमिया नर्वोसा होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है पुरजिन, पुरजिन, ठीक है, ये जा है, पुरजिन प्रकार का बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है गैर पुरजिन प्रकार का, गैर पुरजिन प्रकार का। तो ये दो तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पुरजिंग प्रकार का है ना, जो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें वही चीज़ होती है कि व्यक्ति खाना खाता है, फिर उसको वही लगता है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, तो वो क्या करेगा, स्वयं प्रेरित उल्टी कर देगा, मतलब प्रयास करेगा, चाहे उंगली डालकर कर दे मुंह में या किस भी तरीके से उसे वॉमिट कर देनी है। ठीक है, इससे बहुत सारी उसको उसके किस तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जो मूत्राशय होता है कहते हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप ये वाली कंडीशन को अप्लाई करते हो। और जब आप गैर पुरजिंग प्रकार का, मतलब जो दूसरा वाला है गैर पुरजिंग प्रकार का नर्वोसा है, ब्लूमिया नर्वोसे की बात कर रहे हैं, ये वाले की ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अनुचित तरीका इस तरीके का, जैसे कसरत बहुत करेगा व्यक्ति, उपवास बहुत ज़्यादा व्रत करने लगेगा कि मैं मोटा ना हो जाऊँ, इस तरीके की कंडीशन आती है। इसमें उल्टी नहीं करता है, लेकिन वो व्रत वगैरह बहुत ज़्यादा, कसरत एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने लगता है, जिससे मैं मोटा ना हो जाऊँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। हालांकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इनमें सारी चीज़ें, उपचार भी दिए हैं, इसके कारण भी दिए हैं, लक्षण भी दिए हैं, और आपसे पूछा भी गया है। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस टॉपिक को, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 10-15 मिनट में मैं आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों के कमेंट पर डिपेंड करता है, बकाया नहीं तो क्वेश्चन करा दूँगी इसके। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन मिल गया। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? ए है इन्फ्लुएंजा, बी है ब्रोंकाइटिस, सी है एनीमिया, डी है मलेरिया। देखो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं हम इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा क्या है, ये नंबर पे दिया है, इन्फ्लुएंजा क्या है। तो इन्फ्लुएंजा किससे, H1N1 वायरस से होता है। ठीक है, H1N1 वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजी इसका जो वायरस है उसका नाम लिख लीजिएगा, पूछा जाता है इन्फ्लुएंजी मिक्सो वायरस। ठीक है, मिक्सो वायरस किसका है, आपका इन्फ्लुएंजा का है। तो ये वायरस पूछा जाता है, कौन सा है, H1N1 है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें होता क्या है, सिर व पूरे शरीर में दर्द होता है, सर्दी खांसी बुखार वाली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, किससे, वायरस से होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो आपका मलेरिया है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है, ये भी पता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस आपका लंग्स से संबंधित है, और क्या समस्या होती है ये कमेंट में आप बताएंगे हमें। बात होगी यहाँ पर किसकी, एनीमिया। एनीमिया क्या है, पोषणहीनता से संबंधित रोग है, चाहे विटामिन सी की कमी हो, ठीक है, चाहे विटामिन सी की कमी हो, या फिर B9 की कमी हो, या B12 की कमी हो, इन सब से क्या होता है, आपका एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे आहार में विटामिन का बहुत रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, बैंक में धन जमा करने का कौन सा प्रमुख खाता नहीं है? ए है चालू खाता, बी है निश्चित अवधि जमा खाता, सी है बचत खाता, डी है राष्ट्रीय बचत खाता। तो देखो, चालू खाते का उपयोग भी हम करते हैं, है ना, निश्चित अवधि जमा खाता में भी हम धन जमा करते हैं, और बचत खाता भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय बचत खाता जो है बैंक में धन जमा करने का प्रमुख खाता नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 44 है, यूनिसेफ के कार्य हैं। ए है सार्वभौमिक टीकाकरण, बी है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सी है बाल विकास एवं पोषण, डी है उपर्युक्त सभी। तो यूनिसेफ की अगर बात करें, 1946 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, यूनिसेफ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्य पूछे जा रहे हैं तो ये सारे ही कार्य यूनिसेफ करता है। सार्वभौमिक टीकाकरण करता है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करता है, बाल विकास एवं पोषण का कार्य करता है। लेकिन WHO वगैरह केयर है, इन सबकी मिलाजुली से ये कार्य करता है, सपोर्ट से। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? 2001 ईस्वी, 2002, 2003 या 2004। तो 2001 ईस्वी को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, उबालकर पकाने से गोश्त का हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, इस कारण से इसका रंग हो जाता है लाल से गुलाबी, लाल से सफ़ेद, लाल से भूरा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी मांस को पकाया जाता है तो लाल से ये भूरा हो जाता है, और इसका तब होती है ये कंडीशन जब हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 47 है, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला खनिज कौन सा है? ए है कैल्शियम, बी है आयोडीन, सी है फॉस्फोरस, डी है सोडियम। तो यहाँ पर आप जानते हो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और कैल्शियम की कमी से टिटेनी होता है, और फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, कैल्शियम का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, कितना कैल्शियम होता है हमारे सब, देखो टोटल जो खनिज होता है वो 4% होता है ना।
ठीक है, उसमें 2% इकलौता कैल्शियम होता है और 1% मात्रा फॉस्फोरस की होती है। अगर पूछा जाए खनिज लवण में किसकी मात्रा कितनी होती है, तो हमारी बॉडी में टोटल 4% खनिज होता है, 96% और न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। 4% में इकलौता 2% कैल्शियम होता है और 1% फॉस्फोरस होता है। बकाया और सब भी पाए जाते हैं, वो सब 1% में आ जाते हैं। बहुत ही सूक्ष्म मात्रा चाहिए होती है, ठीक है। और सोडियम भी मतलब एक तरीके का, मतलब जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो हमारी हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करने का कार्य ये चीज़ें करती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48, रेशम की जन्मभूमि किस देश को कहा जाता है? चीन को, भारत को, जापान को, नेपाल को? तो रेशम की जन्मभूमि, ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछ लिया गया। चीन को कहा जाता है, भारत को कपास की जन्मभूमि कहते हैं, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पर, चीन जो रेशम की जन्मभूमि चीन ज़रूर है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अगर चीन का उत्पादन किया वो पहले जापान ने किया, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। इंग्लैंड किसका है? ऊन का है, ऊन का उत्पादन करता है सॉरी इंग्लैंड, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लैंड ऑफ लीलन किसे कहते हैं? मिस्र को, मिस्र लीलन, ठीक है। मिस्र में लीलन की काफ़ी मतलब सबसे पहले साक्ष्य लीलन का मिस्र में ही मिला। तो ये इस तरीके से आपको ये सारे याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, कैलोरी, जूल और न्यूटन? मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, डेसिबल बिल्कुल सही होगा आंसर। इस समय आपको एक न्यूज़ देखने को मिल रही होगी अलका याग्निक की, उसमें क्या है वो मतलब कानों में हम लोग जो लीड लगा के या हेडफोन जो लगाए रहते हैं, तो उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको खूब देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि अलका याग्निक जी को सुनाई देना बंद हो गया है। उसका रीज़न यही बताया है कि कानों में वो हेडफोन वगैरह लगाती थी, और भाई वो तो एक म्यूजिशियन है और उन लोगों की तो आदत हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है। लेकिन हम लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा हेडफोन ना लगाएं, ये मैं शिक्षा यहाँ पर देना चाहूँगी। क्वेश्चन 50 है, टिटैनी एक लक्षण है कैल्शियम की कमी का, बी है प्रोटीन की कमी का, सी है विटामिन ए की कमी का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टिटैनी लक्षण है वो किसका है? कैल्शियम की कमी का है, का लक्षण है। बच्चों में ये देखने को मिलता है, मांसपेशी जो हड्डियाँ होती हैं बहुत लचीली और कमज़ोर हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से आप जानते हैं क्वाशियोरकर होता है, ओके, क्वाशियोरकर होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें बताना ना भूलिएगा। 50 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, मतलब 50 का मतलब 25 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, 25 हमने कल की क्लास में आपको दिए हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं, सिर्फ उत्तराखंड की वजह से मेरे इतने व्यूज़ गिर गए हैं। आप वीडियो देखिए, अभी आप जब से हमने यहाँ पर उत्तराखंड की प्रैक्टिस कराने स्टार्ट किए, उससे पहले वीडियोस पर आप मेरे व्यूज़ देखिए कितने हैं, और इस पर मुश्किल से 40-50 व्यू आ रहा है। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है इस पर, तो प्लीज़ आप लोग ही शेयर कीजिए, कम से कम उत्तराखंड वाले ही व्यूज़ बढ़े, नहीं तो हमारा चैनल डमी हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर मुझे कुछ और डिसीजन, मैं मतलब ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, आप ये मत समझना मेरे प्यारे बच्चों कि मैम से हमने क्या रिक्वेस्टली बोला है, तब भी मैम ऐसे बोलती हैं कि हमें, मतलब आप लोगों ने रिक्वेस्टली बोला है मुझे कि उत्तराखंड की तैयारी कराइए। लेकिन बच्चों सच में आप नोटिस करना, मेरे वीडियोस पे पर डे अब 50 भी व्यू नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड के नाम से, हालांकि बच्चों की ये मतलब मैं तो कहूँगी ये बेवकूफ़ी है। जब होम साइंस के प्रश्न है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्तराखंड वालों का कोई दोष नहीं है वैसे, लेकिन बच्चे बस क्या देखते हैं, ऊपर क्या लिखा है, उत्तराखंड लिखा है। अब वो चाहे वो यूपी के हैं, उनका उत्तराखंड में नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो वो हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, ये सोच बना ली है, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने सोच बना लिया, बस इस वजह से मेरे व्यूज़ गिर रहे हैं। अगर सोचा जाए तो ये सारे प्रश्न होम साइंस के हैं और हर जगह पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़, आप उत्तराखंड के हैं जो भी वीडियो देखें, आपके उत्तराखंड में तो होंगे ना बहुत सारे आपके साथी संगी होंगे, उन्हें ज़रूर शेयर करें, नहीं तो मेरा चैनल ज़रूर गिर जाएगा एक दिन। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।